वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ओवरऑल देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जामिनर हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा और हमें उसको किस तरीके से आंसर करना है। तो पूरी वीडियो जो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम सारे टॉपिक को वन बाय वन करके डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक कहता है खेल प्रशिक्षण की अवधारणा और सिद्धांत। तो आपको पता होगा कि खेलों में प्रशिक्षण का अर्थ होता है कि स्पोर्ट्स के लिए जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं, किसी चीज को लेकर, किसी स्पोर्ट्स को लेकर जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं किसी भी खिलाड़ी को, ताकि वो अपने आने वाले जो उसका कोई टूर्नामेंट हो, कोई स्पोर्ट्स हो, उसमें बेहतर परफॉर्म कर सके। तो अवधारणा में वही बात निकल कर आ जाती है कि देखो कंपटीशन जो है वो आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हर एक फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा लेवल पर, हाई लेवल पर आ गया है। तो यही सेम चीज हमारा स्पोर्ट्स में भी है, हमारे खेल में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, उसके लिए फिर हम लोगों ने क्या करा, प्रशिक्षण को, हम प्रशिक्षण की अवधारणा को लेकर आए। ठीक है, कि सपोज हर कोई स्पोर्ट्स है, अभी आईपीएल या फिर वर्ल्ड कप आता है, तो हमारे प्लेयर क्या करते हैं, इंडियन प्लेयर वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा सबसे पहले वही हमें बताता है कि खेल प्रशिक्षण की अवधारणा क्या होती है और उसके सिद्धांत के बारे में क्यों हमें इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो देखो आप बता सकते हो कि आधुनिक खेल प्रशिक्षण बहुत वैज्ञानिक और व्यवस्थित हो गया है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर आपको, आपने देखा होगा क्रिकेट में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मशीन होती है, उस मशीन से बॉल आती है जिससे आप प्रैक्टिस कर पाते हो। ठीक है, मतलब उसमें हर तरह की गेंद आती है, चाहे वो तेज हो या धीरे हो। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं हमारे, उनको प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, और वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो आप ये पॉइंट, इस पे अगर अवधारणा से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा या 2 या 3 मार्क्स में आता है कि बताइए खेल प्रशिक्षण की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, तो आप ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर दोगे कि आधुनिक खेल के लिए प्रशिक्षण बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ट्रेनिंग जो है बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, विदाउट ट्रेनिंग आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सपोज आपका एग्जाम है और एग्जाम में बैठने से पहले क्या करते हो, आप लोग प्रैक्टिस करते हो कि आपको वो चीज जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये भी प्रशिक्षण का ही एक भाग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। उसके बाद आप बताओगे किसी खिलाड़ी की क्षमताओं के अनुसार उसके प्रदर्शन को विकसित करने के लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया उपकरण और या फिर एक साधन है जिसको हम खेल प्रशिक्षण कहते हैं। तो इतना सा ही आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि क्या, कि उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जब हम ये तो हम ईयरली करा सकते हैं, वार्षिक करा सकते हैं, या फिर कोई टूर्नामेंट है, उस टूर्नामेंट से हम कुछ समय पहले मतलब प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि देखो उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम वार्षिक हो सकता है या फिर ओलंपिक अवधि में, ओलंपिक अवधि के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इन अवधि में क्या हम लोग स्किल को बेटर करने के लिए हम अपनी स्किल को किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अधिग्रहण अनुकूल के लिए प्रशिक्षण को विभिन्न चरणों में हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने इसके लिए क्या करें, कुछ चरण बना दिए हैं। तो उस चरण के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे स्पोर्ट्समैन होंगे तो उनकी हम ट्रेनिंग कराएंगे। ठीक है, और मुख्य प्रतियोगिता के दौरान इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या पर्पस होता है प्रशिक्षण को कराने का, कि हम किसी भी चीज में अगर पार्टिसिपेट करें, ठीक है, किसी भी चीज में अगर हम पार्टिसिपेट करें तो हमें अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप खेल अवधारणा में मेंशन कर दोगे, खेल प्रशिक्षण अवधारणा में आप ये सारी चीजों को मेंशन करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रशिक्षण की अवधारणा के बारे में। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधारणा क्या होती है, तो देखो प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य या गतिविधि को करने के लिए आवश्यक संसाधन तैयार करने की एक प्रक्रिया है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है कि प्रशिक्षण क्या है, किसी विशेष कार्य को, ठीक है, किसी विशेष कार्य या गतिविधि को करने के लिए आवश्यक संसाधन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, खिलाड़ियों की इसमें क्या होता है, देखो ट्रेनिंग में हमारा पर्पस क्या होता है, हम लोग ट्रेनिंग क्यों ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि जो हमारे स्पोर्ट्समैन है, जो हमारे खिलाड़ी है, उनकी फिटनेस बरकरार रहे। ठीक है, मतलब वो अपने जो उनकी योग्यता है, जो उनका स्किल है, उसको वो भूल ना पाए। ठीक है, वो निरंतर अभ्यास करते रहे। तो यही पर्पस होता है ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसे खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर और किसी खेल में प्रदर्शन करने की क्षमता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब प्रशिक्षण क्यों ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ताकि जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन है, जितने भी हमारे खिलाड़ी है, उनकी जो कौशल में विकास हो सके। ठीक है, वो निरंतर उस कौशल को बनाए रखे। ठीक है, उनकी फिटनेस लेवल को हम लोग सुधार सके। तो इसलिए जो हमारा प्रशिक्षण है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है सभी को। अब हम बात करते हैं आगे की
इसमें सुधारात्मक, पुनर्स्थानात्मक व्यायाम, ठीक है, शक्ति प्रशिक्षण, ठीक है ना, कंडीशनिंग और हृदय संबंधी, मतलब बहुत सारे ट्रेन इस प्रशिक्षण में ना बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है, जैसे कि आप लोग व्यायाम को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। व्यायाम के साथ साथ आप भार प्रशिक्षण को शामिल कर सकते हो कि आप जितना भारी वेट उठाओगे आपके जो मसल्स है उतने खींचेंगे, ठीक है, आपका जो बॉडी ग्रोथ है उतना ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। आपकी फिटनेस के लिए रनिंग का हो सकता है पीरियड, आप प्रशिक्षण में शामिल कर सको, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इसमें मेंशन करोगे, ठीक है। देखो खेल विशिष्ट तकनीक हो गया, अभ्यास हो गया, अवधि निर्धारण हो गया, पोषण संबंधी सलाह हो गया, योग्य प्रशिक्षक हो गया, ठीक है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, तो ये सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो कि प्रशिक्षण में किन तरीकों पर ध्यान दिया जाता है, तो हमें इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें 4 भाग होते हैं, कौन-कौन से, तो सबसे पहले आता है कंडीशनिंग प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है, तो शक्ति प्रशिक्षण कि आपके अंदर कितना पावर है, एक स्पोर्ट्समैन के अंदर कितना पावर है, तो ट्रेनिंग में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की जाती है। उसके बाद सहन शक्ति कितनी है आपकी, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें प्रशिक्षण के अंदर शामिल की जाती है। दूसरा आता है हमारा तकनीक का प्रशिक्षण, जिसमें आपको तकनीकी तैयारी कराई जाती है, ठीक है? या आप किसी स्पोर्ट्स को खेलते हो, तो आप उसको किसी दूसरे तकनीक से कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो ये सारी बातें आप इसमें मेंशन करोगे। रणनीति का प्रशिक्षण आप डालोगे कि आप किसी स्पोर्ट्स को खेलते हो तो आप किस तरीके से रणनीति को बना सकते हो, ठीक है, वातावरण के अनुसार। सपोज क्रिकेट चलता है, ठीक है ना, क्रिकेट ही चल रहा है और मैं किस तरीके से एक योजना तैयार करूं कि मैं सामने वाली टीम को ऑल आउट कर दूं या आउट कर, मतलब इस तरीके से आपको चीजें ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण, यानी कि मानसिक तैयारी आपकी होनी चाहिए। सपोज की क्रिकेट का फाइनल मैच चल रहा है, ठीक है, और आप ज्यादा प्रेशर में आ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज करवाते हैं जो हमारी मानसिक स्थिति को अच्छा करता है, ठीक है, हमें मानसिक रूप से तैयार करता है, तो ये बातें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के बारे में, ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, थ्योरी क्या कहता है, हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की थ्योरी क्या हमें बताने की कोशिश करता है, तो आपको बताना है कि टूर्नामेंट में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए तैयार करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना। सपोज करो आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाने से आपकी एक टाइमिंग निर्धारित की गई है कि आपको 7 बजे तक स्कूल में प्रेजेंट हो जाना है, तो 7 बजे अगर आपको स्कूल में प्रेजेंट होना है तो आप सुबह 6 बजे उठोगे। 6 बजे उठने के बाद आप जो भी आपकी तैयारी है, आप उस तैयारी को कर स्कूल पहुंचोगे। तो उसी लिए जो हमारा थ्योरी क्या कहता है कि अगर आप किसी प्रशिक्षण को करा रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रशिक्षण खेल से संबंधित अगर है और आप उसको प्लानिंग कर रहे हैं उसको कराने के लिए, तो क्या जरूरी है, सबसे पहले कि सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए हमें ये देखना है कि एक निश्चित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ठीक है। एक निश्चित प्रक्रिया हमें पालन करना है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं सभी खिलाड़ियों को सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठने के बाद रनिंग करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, तो ये सारी एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत आपको मेंशन करेंगे, उसको हम लोग प्रशिक्षण कहते हैं। डेफिनेशन को आप यहाँ से कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आजकल खेल प्रशिक्षण कुछ तकनीकी बातों की भी मांग करता है, ठीक है, जैसे कि इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये सिद्धांत प्रशिक्षक को एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद करता है। कौन कौन से सिद्धांत है, तो एक बार सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इमेज के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है, देखो खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में आप बताओगे सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत। अभी सारे सिद्धांत को हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन के थ्रू वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। निरंतरता का सिद्धांत होता है यानी कि आपको रेगुलर रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस में बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना प्रशिक्षण को, ठीक है। व्यक्तिगत हो गया, चक्रियता का सिद्धांत हो गया, अधिभार का सिद्धांत, भार की प्रगति का सिद्धांत, ठीक है, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। जैसे कि सक्रिय भागीदारी में आप ये मेंशन करोगे कि एक स्पोर्ट्समैन के साथ साथ उसका कोच भी उसकी ट्रेनिंग में शामिल है या नहीं है, तो वो हमारा सक्रिय भागीदारी में आ जाएगा। विविधता का सिद्धांत आप मेंशन करोगे, अधिकरण का सिद्धांत, उसके बाद परिणाम सुनिश्चित करने का सिद्धांत, ठीक है, आराम और पुनर्प्राप्ति का सिद्धांत, ठीक है, कि कितना आपने आप किसी प्रशिक्षण में शामिल हो, आपने कोई एक्सरसाइज किया तो उसके बाद आपको कितना रेस्ट चाहिए, तो वो सारी चीजें आप इसमें आराम में डाल दोगे। वार्म अप हो गया, उसके बाद सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, देन आपको करना है विशिष्टता का सिद्धांत। तो ये कुछ सिद्धांत है जो आपको मेंशन करने हैं अपने एग्जाम के अंदर। अगर टॉपिक निकल कर आता है कि खेल प्रशिक्षण के किन्हीं 5 सिद्धांतों का वर्णन करें, तो यहाँ पे देखो आप समझोगे 10 से भी ज्यादा है, तो आप किसी भी 5 का अच्छे से एक्सप्लेन उनको कर सकते हो। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, हम सारे सिद्धांत को एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि खेल प्रशिक्षण के जितने भी सिद्धांत है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। देखो
सबसे पहले हम बात करते हैं निरंतरता के सिद्धांत के बारे में, ठीक है? सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता अगर आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, निरंतर रहने की प्रक्रिया, ठीक है? तो कोई भी प्रशिक्षण हो रहा है तो आपको उस प्रशिक्षण के हर एक दिन पार्टिसिपेट करना है, हर एक प्रशिक्षण में आपको शामिल होना है, आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है? सपोज़ कुछ स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या करा कि 1 हफ्ते रेगुलर वो ट्रेनिंग में शामिल थे और अगले 2 दिन से उन्होंने बहाने बनाए कि पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और वो शामिल नहीं होते हैं। तो ऐसे आप बहुत अच्छे मतलब स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो निरंतरता के सिद्धांत में आपको क्या मेंशन करना है कि आपको रेगुलर रहना है, ठीक है? देखो, खेल प्रशिक्षण एक नियमित घटना है जिसे अनियमित यूलिक्स के बिना लगातार किया जाना चाहिए। आपको रेगुलर रहना है, ठीक है? और यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें नियोजित अंतराल शामिल है, लेकिन ब्रेक लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है? मैंने आपको अभी बताया कि आपको ब्रेक नहीं लेना है, आपको रेगुलरली निरंतर उस प्रक्रिया में भाग लेना है। तो ये सारा सिद्धांत हमें उन्हीं बातों को बताता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं अपना व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, ठीक है? अब व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत क्या होता है? देखो, हाँ, एक स्पोर्ट्स खेलने के लिए अगर सपोज एक क्रिकेट की टीम है, तो उस टीम में क्या होता है, हर एक जो प्लेयर होता है सबकी अलग-अलग कैपेसिटी होती है, ठीक है? कोई स्प्रिंट अच्छा मार सकता है, ठीक है? कोई वेट बहुत अच्छा उठा सकता है, तो हर एक जो इंडिविजुअल खिलाड़ी होते हैं, सबकी अपनी अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत क्या कहता है कि देखो, हर व्यक्ति अलग होता है, हर किसी में अलग-अलग गुण होते हैं, हर सबके अंदर अलग-अलग क्वालिटीज़ होती है, ठीक है? और सबकी अलग-अलग क्षमताएँ होती है, ठीक है? और प्रशिक्षण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी अलग-अलग होती है। जैसे कि आप देखोगे कि एक सपोज़ एक क्रिकेट है तो उसमें आपने देखा होगा रोहित शर्मा को थोड़ा उसका पेट बाहर है और लोग उसको कहते हैं कि वह अनफिट है, ठीक है? और उसी के साथ-साथ हम दूसरा लेते हैं रवींद्र जडेजा को, जो कि बहुत फुर्तीला है। तो आपको ये समझना है टॉपिक कि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत क्या कहता है कि हर एक प्लेयर जो होता है, हर एक स्पोर्ट्समैन हम ले सकते हैं, सबकी अपनी-अपनी क्वालिटी होती है, अपना-अपना गुण होता है। वो हर एक अपने-अपने एक्सरसाइज़ को अपने शरीर के हिसाब से वो लोग पूरा करते हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ लोग अधिक मात्रा में प्रशिक्षण को संभाल सकते हैं, जबकि अन्य जो होते हैं, तीव्रता पर बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसलिए व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षण योजना का निर्माण किया जाता है, ठीक है? सबकी व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है, एक ऐसा प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है, जिसमें सारे जो प्लेयर हैं, वो कहीं न कहीं पार्टिसिपेट हो पाएँ, ठीक है? तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत में आपको ये सारे पॉइंट मेंशन करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चक्रीयता का सिद्धांत, तीसरा पॉइंट हमारा निकल कर आता है, चक्रीयता का सिद्धांत, ठीक है? तीसरा पॉइंट है चक्रीयता का सिद्धांत। तो देखो, विभिन्न प्रशिक्षण चक्रों को शामिल करके एक प्रशिक्षण योजना बनाई जाती है। देखो, अब चक्रीयता का क्या है मतलब कि चक्र के रूप में, ठीक है? चक्र का मतलब होता है घूमना। अब इसमें आप क्या मेंशन करोगे? आप इसमें 3 चक्र मेंशन करोगे। एक होता है हमारा माइक्रो, एक है मेसो और एक होता है मैक्रो। देखो, माइक्रो जो होता है वो हमारी ट्रेनिंग पीरियड का सबसे छोटा चक्र होता है, ठीक है? ये कितने दिन का होता है? लगभग से आप कहोगे 3 से लेकर 10 दिनों का होता है, ठीक है? सबसे छोटा चक्र ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि सबसे छोटी अवधि वाला प्रशिक्षण कौन-सा चक्र होता है? तो आपको बताना है सबसे छोटा चक्र कौन-सा होता है? माइक्रो, नाम से ही आपको पता होगा माइक्रो सबसे छोटा चक्र 3 से लेकर 10 दिन का। उसके बाद आप बताओगे कि मेसो एक मध्यम मतलब कि मिडल अवधि का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है? ये कितना होता है? तो 3 से लेकर 6 सप्ताह का मतलब कि हम बोल सकते हैं 1 महीना, ठीक है? तो जो हमारा मेसो होता है वो कम से कम 1 महीने का प्रशिक्षण होता है, ठीक है? उसके बाद आता है मैक्रो चक्र के बारे में, तो जो मैक्रो होता है वो हमारा 1 साल तक चलता है, ठीक है? मतलब मैक्रो की अवधि क्या है? 1 साल की अवधि है, ठीक है? मतलब ये सबसे लंबी अवधि वाला चक्र है। हो सकता है प्रश्न आपसे 1 मार्क्स में ये आ जाए कि सबसे लंबी अवधि वाला प्रशिक्षण कौन-सा होता है, ठीक है? तो आपको बताना है मैक्रो होता है जिसका 12 महीने या 1 वर्ष आप बोल बोल सकते हो, ठीक है? तो ये सारे चक्र होते हैं वो हमें चक्रीयता का सिद्धांत में मेंशन करते हैं। अब बात करते हैं अधिभार का सिद्धांत, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं अधिभार का सिद्धांत। तो देखो, खेल प्रशिक्षण में भार को उस मांग के रूप में किया जाता है जो शारीरिक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, ठीक है? सपोज जो व्यक्ति के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए शरीर पर डाली जाती है। सपोज अधिभार आपको वेट से ही पता चल रहा होगा कि लोग प्रशिक्षण में क्या कराया जाता है, मतलब वो लोग थोड़ा जिम से रिलेटेड एक्सरसाइज भी करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, ताकि उनकी मसल्स ग्रोथ हो, ठीक है? उनकी मसल्स में खिंचाव आए, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आए और वो अपने उस स्पोर्ट्स को और अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर सके। तो अधिभार के सिद्धांत में आप ये सारी पॉइंटें मेंशन कर देना, ठीक है? बात करते हैं अगला भार की प्रगति का सिद्धांत, ठीक है? मतलब कि भार की प्रगति का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है? देखो,
यह सिद्धांत प्रमाणित करता है कि व्यक्ति की मांसपेशियों पर किसी भी अवांछित तनाव से बचने के लिए प्रशिक्षण भार को धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। सपोज़ करो एक स्पोर्ट्समैन है, उसने क्या करा अभी अ 10 केजी का वेट लिफ्टिंग किया, उसके बाद उसने 1 सप्ताह बाद 20 केजी का किया, फिर 1 सप्ताह बाद 30 केजी का किया। तो अब इसमें भार की प्रगति में क्या है, आपको जो है, आपको ये लिखना है कि जो भी एक स्पोर्ट्समैन होता है, जो भी खिलाड़ी होता है, उसको क्या करना चाहिए, अपने भार की प्रगति में निरंतर थोड़ा-थोड़ा वृद्धि करना चाहिए। तो ये पॉइंट आप इसमें भार की प्रगति का सिद्धांत में मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत क्या होता है? देखो, एक एथलीट का प्रदर्शन सिर्फ कोच के कौशल की वजह से नहीं होता है, ठीक है? तो सक्रिय में आप मेंशन करोगे कि स्पोर्ट्समैन के साथ-साथ कोच की भी पूरी भागीदारी होती है। मतलब कि एक स्पोर्ट्समैन किसी प्रशिक्षण में कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उस एक्टिविटी को और सरल बनाने के लिए कोच क्या करता है? अपना योगदान देता है। कोच उस तरीके को अपने पैटर्न को सिखाएगा, ठीक है? तो सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत में आप वो सारी चीज़ों को मेंशन कर दोगे। देखो, अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो वही आपने आंसर में मेंशन कर देना। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट की सहायता से बहुत अच्छे से पेपर में कर सकते हो। अगला बात करते हैं विविधता का सिद्धांत। तो देखो, प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो लंबे समय तक चलती है और कभी-कभी उबाऊ भी हो सकती है। मतलब कि देखो, कभी-कभी क्या होता है ना, हमें ट्रेनिंग पीरियड में मज़ा भी आता है, कभी-कभी हम लोग बोर भी हो जाते हैं। तो विविधता का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसा वातावरण है, उस वातावरण के अनुसार हमें प्रशिक्षण को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सपोज अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हमने हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग में हमारा सुबह का टाइम रखा गया है 6 बजे का, ठीक है? वार्म अप का टाइम 6 बजे रखा गया है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उस 6 बजे की टाइमिंग को 7 बजे कर देंगे, ताकि जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, वो सारे मतलब बोर ना हो, वो ऐसा फील ना करे कि ज़्यादा ठंड है, फिर भी हमसे एक्सरसाइज कराई जा रही है, ठीक है? तो विविधता के सिद्धांत में आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं विशिष्टता के सिद्धांत के बारे में, ठीक है? अब विशिष्टता का सिद्धांत क्या कहता है? देखो, इस धारणा पर जोर देता है कि अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। मतलब विशिष्टता के सिद्धांत में आपको क्या करना है? निरंतर अभ्यास करते रहना है, ठीक है? आप 1 घंटा, 2 घंटा आप अभ्यास करते रहिए, ठीक है? इसमें देखो, किसी विशेष मांसपेशी या फिटनेस घटक पर काम करने से मुख्य रूप से उस हिस्से का विकास भी होता है, ठीक है? सपोज़ करो कि आप लोगों अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे बहुत वीक हो, तो आप क्या करोगे? दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक आप हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, ठीक है? मतलब आप हिस्ट्री के पेपर का अभ्यास करोगे, ताकि आप उस चीज़ में और अच्छी हो जाओ और अच्छा परफ़ॉर्म कर सको। तो विशिष्टता का सिद्धांत भी यही कहता है कि जिस चीज़ में आप वीक हो, उस चीज़ में आप उस ट्रेनिंग पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है? तो आप विशिष्टता के सिद्धांत में ये सारी बातों को रखने वाले हो। उसके बाद बात करते हैं सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। देखो, ये क्या कहता है, ये टॉपिक हमारा 9th कहता है कि सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत। देखो, खेल प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए एथलीट की सामान्य और विशिष्ट दोनों तरीके की तैयारी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? मतलब कि नॉर्मल भी होना जरूरी है, मतलब उस एक स्पोर्ट्समैन को नॉर्मल रूप से भी बहुत अच्छे से तैयार होना जरूरी है और एक विशिष्ट रूप से भी बहुत अच्छा तैयार होना जरूरी है। सामान्य तैयारी विशिष्ट तैयारी के आधार प्रदान करती है। देखो, सामान्य तैयारी में आप क्या करोगे? समग्र फिटनेस घटकों के विकास पर आप केंद्र करोगे, उसके ऊपर ध्यान दोगे, और विशिष्ट तैयारी में क्या करोगे? शरीर प्रणाली की कार्यक्षमता पर आप बल दोगे, ठीक है? मतलब सामान्य में क्या होगा? आप नॉर्मल फिटनेस पे वो फोकस करोगे, और विशिष्ट में आप अपनी बॉडी की जो आपकी अ, बॉडी के जो विशिष्ट प्रणाली है, शरीर की प्रणालियाँ हैं, आप उसके ऊपर फोकस करोगे। तो ये आपका सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत में आ जाएगा। अब बात करते हैं वार्म अप और कूल डाउन का सिद्धांत, ठीक है? वार्म अप और कूल डाउन का सिद्धांत क्या बताता है हमें? देखो, ये दोनों प्रशिक्षण डिजाइन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। प्रशिक्षण सत्र से पहले वार्म अप करने से कार्यरत मांसपेशियों में एक प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है? सपोज आप क्या कर रहे हो, आप प्रशिक्षण में आपने वार्म अप किया। वार्म अप इसलिए जरूरी है ताकि वार्म अप से आपकी जो बॉडी होती है वो खुल जाती है, ठीक है? आपको उसके बाद दूसरी एक्टिविटी करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो इसलिए वार्म अप के सिद्धांत में क्या आप मेंशन करोगे कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वार्म अप से हमारी जो बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी खुल जाती है। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करोगे, ठीक है? ठीक है, अब बात करते हैं तैयार करना। अगला टॉपिक हमारा निकल कर आता है किसी भी गंभीर या कुशल गतिविधियों से पहले की जानने वाली एक अल्पकालिक गतिविधि है, ठीक है? खुद को तैयार करना। वार्मिंग जो एक प्रतियोगिता के लिए एक आवश्यक डेटोर है, ठीक है? विदाउट वार्मिंग आप मतलब किसी भी अच्छी मतलब स्पोर्ट्स को नहीं खेल सकते, ठीक है? तो आपको बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है, ठीक है? वर्कआउट के माध्यम से हम गतिविधियों में भाग लेने
ठीक है, हमारी मांसपेशियों के समूह को लाने की कोशिश करते हैं और मुख्य रूप से प्रारंभिक गतिविधि है, ठीक है। इसमें 2 तरीके की गतिविधि आपको शामिल करनी है, एक होता है सामान्य वार्म अप, ठीक है, एक होता है विशिष्ट वार्म अप। तो इसमें आपको 2 चीजें यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है। अब बात करते हैं वार्मिंग अप की विधि के बारे में, ठीक है, कौन कौन सी विधि है। तो सबसे पहले हमारा वार्म अप में आता है जॉगिंग, ठीक है, मतलब ये तो सारे लोग, अभी आप जितने भी लोग हैं सब सारे लोग जो मतलब जॉगिंग से सबको पता होगा जॉगिंग के बारे में, ठीक है। तो जॉगिंग क्या होता है, प्रत्येक एथलीट को शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए 5 से 10 मिनट क्या करना होता है, धीमी गति से दौड़ना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में जॉगिंग कहते हैं, ठीक है। तो जॉगिंग हमारा वार्म अप का पहला विधि आप ये मेंशन कर सकते हो। सरल व्यायाम, आपको नॉर्मल टाइप से एक्सरसाइज करना है, ठीक है, ज्यादा हाई वाला एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है। देखो ये भी वार्म अप करने का एक तरीका है व्यायाम को सरल से जटिल की ओर करने का, ठीक है। दूसरा आप कहोगे स्ट्राइडिंग, ठीक है। स्ट्राइडिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लंबे कदमों से दूरी को दौड़ना, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो कि बड़े बड़े कदम लेकर 50 मीटर की दूरी को तय करना, उसको हम लोग स्ट्राइडिंग कहते हैं। स्ट्रेचिंग व्यायाम में आप क्या कहोगे कि स्ट्रेचिंग सबसे महत्वपूर्ण व्यायामों से एक है जो मजबूत और स्वस्थ बनाता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग से क्या होगा, हमारी जो मांसपेशियां है, ठीक है, वो मांसपेशियां खुलेंगी, हम लोग क्या हो जाएंगे, एकदम एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप इसमें वार्मिंग अप की विधि में मेंशन कर सकते हो। अगला हमारा शिथिल होना या शांत होना। तो प्रशिक्षण के दौरान आपको बिल्कुल क्या है, प्रशिक्षण सत्र या प्रतियोगिता के अंत में एथलीटों को आमतौर पर शांत होने की सलाह दी जाती है। वो लोग ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि सपोज आप एक स्पोर्ट्समैन हो, आपने किसी खेल में पार्टिसिपेट लिया और आप हार गए और आपने अपना एंगर दिखा दिया, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आप जीत भी गए तो भी अपनी खुशी को कंट्रोल में करके रखो, है ना। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी है। एक हल्की लेकिन निरंतर गतिविधि के रूप में कार्य किया जाता है, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें आपको शिथिल होना या शांत होने में मेंशन कर देना है। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रशिक्षण भार, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अधिक भार या फिर अनुकूल और पुनर्प्राप्ति। तो प्रशिक्षण भार क्या होता है, तो खेल प्रशिक्षण में भार जो है एक प्रमुख चिंता का विषय है, ठीक है। यह होना चाहिए कि न्यूनतम प्रयास से संभव कार्य किया जा सके। भार को किसी व्यक्ति के शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। मतलब कि हम वेट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, भार को, तो किसी व्यक्ति के द्वारा, शरीर के द्वारा किए गए किए जाने वाले कार्य की मात्रा के रूप में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये यह मोटर उत्तेजनाओं के माध्यम से शरीर के अंगों पर लगाई जाने वाली मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मांग है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च प्रदर्शन क्षमता में सुधार और रखरखाव होता है। खेल प्रशिक्षण में शारीरिक व्यायाम शामिल होते हैं। मतलब भार क्यों जरूरी है, ताकि आप उस जो भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो उस स्पोर्ट्स में और अच्छा परफॉर्म कर सको, ठीक है। सपोज आप भारी भारी वेट उठाओगे तो आपकी जो बॉडी का मसल्स है, आपकी बॉडी का ग्रोथ होगा, आपके मसल्स क्या होंगे, खिंचाव, आपके मसल्स में मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, तो और आप अपने स्पोर्ट्स में और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इसके अंदर यही आएगा ट्रेनिंग वेट के अंदर। अब हम बात करते हैं अधिभार के ऊपर, ठीक है। तो अधिभार में क्या आपको मेंशन करना है कि खिलाड़ी की जितनी क्षमता है, एक खिलाड़ी की जितनी क्षमता है उस खिलाड़ी को उतना ही वेट उठाना चाहिए, उससे भारी नहीं उठाना। तो ये सारी चीजें आप अधिभार में मेंशन करोगे, ठीक है। देखो खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों को उनकी क्षमता के अनुसार भार दिया जाता है। जब ये भार किसी व्यक्ति की क्षमता से अधिक हो जाता है तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्य बाधित हो जाते हैं, ठीक है। तो अधिभार में आप क्या मेंशन करोगे कि एक खिलाड़ी की, एक स्पोर्ट्समैन की जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी क्षमता उसकी है, उसको उतनी क्षमता के अनुसार ही वेट उठाना है, ठीक है। ये आप इसमें मेंशन करोगे। दूसरा आता है अनुकूल प्रक्रिया और प्रशिक्षण भार। तो इसमें आपको क्या है, प्रक्रिया को देखकर, ठीक है, जो जैसा भी वातावरण है उसके अनुसार आपको अपना वेट उठाना है। देखो अनुकूल को प्रशिक्षण भार के अनुरूप शारीरिक मनोवैज्ञानिक कार्यात्मक प्रणाली के समायोजन के रूप में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो भार के प्रति अनुकूल से प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। इस प्रकार एक खिलाड़ी अनुकूल प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम होता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक स्पोर्ट्समैन है, वो वेट उठा रहा है, ठीक है, ताकि उसकी मांसपेशियों पे खिंचाव आए और वो अपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें भी मेंशन कर सकते हो। अनुकूल प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी प्रशिक्षण में नियमितता बनाए रखे। अगर आपको वेट उठा रहे हो आप, ठीक है, अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आज आपने 10 केजी उठाया, एक हफ्ते बाद आप 20 केजी का वेट उठाओगे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उस प्रशिक्षण में, आप उस ट्रेनिंग में रेगुलर बने रहे, ठीक है, रेगुलर टच में रहे, निरंतरता उसमें अपनी पार्टिसिपेशन को बनाए रखे। तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर दोगे। अब हम बात करते हैं रिकवरी के बारे में।
देखो, रिकवरी क्या होती है, तो किसी विशेष गतिविधि में प्रदर्शन को पूरा करने या उससे बेहतर करने की एक क्षमता है, ठीक है? सपोज़ हमने कोई एक्सरसाइज़ किया और एक्सरसाइज़ करने के बाद हमें पेन हो रहा है, तो हम उसको रिकवर किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो उसी की डेफिनिशन यहाँ पे बताई गई है, किसी विशेष गतिविधि में प्रदर्शन को पूरा करने या उसको बेहतर बनाने की एक क्षमता है, ठीक है? देखो रिकवरी में क्या-क्या, जैसे कि हम लोगों ने वर्कआउट के बाद क्या किया, थोड़ा-सा हम लोग टहलने लगे, ठीक है? ताकि हमारे जो बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स है वो जाम ना हो जाए, ठीक है? निष्क्रिय घटक जैसे कि वर्कआउट के बाद हमने हाइड्रोथेरेपी उपचार शामिल कर लिया, तो ये सारी चीज़ें रिकवरी में आपको मेंशन करना है, ठीक है? बात करते हैं पुनर्प्राप्ति के प्रकार के बारे में कि आप रिकवरी कैसे-कैसे कर सकते हो। एक होता है तत्काल रिकवरी, ठीक है? मतलब कि आपने कोई एक्सरसाइज़ किया, सपोज़ आपने रनिंग किया, रनिंग करने के बाद आपके पैर में स्ट्रेचिंग हो गई, तो आपको तत्काल रिकवरी किस तरीके से मिलने वाली है, ठीक है? तो तत्काल रिकवरी में आप क्या मेंशन करोगे कि रिकवरी का ये सबसे तीव्र रूप तत्काल रिकवरी है, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो व्यायाम के दौरान ही होता है, हमने एक्सरसाइज़ करी, एक्सरसाइज़ करने के बाद हमने तुरंत उस चीज़ को रिकवर कर लिया। स्ट्रेचिंग आई और हमने क्या करा, कोच की सहायता से उस स्ट्रेचिंग को ऑन द स्पॉट दूर कर लिया, तो वो मेरा तत्काल रिकवरी के अंतर्गत आ जाएगा। बात करते हैं दूसरा अल्पविधि पुनर्प्राप्ति के बारे में, तो इसमें किसी दिए गए व्यायाम के सेटों के बीच, जैसे मैंने कोई एक्सरसाइज किया, उस एक्सरसाइज करने के बाद मैंने 1-2 मिनट का ब्रेक ले लिया और ब्रेक लेने के बाद मैंने उस चीज़ को जो मेरी रिकवरी है उसको मैंने पूरा किया, तो वो मेरा अल्पविधि पुनर्प्राप्ति के अंतर्गत आ जाएगा। अब आता है प्रशिक्षण पुनर्प्राप्ति, तो प्रशिक्षण पुनर्प्राप्ति में क्या होता है कि इसका उपयोग वर्कआउट सत्रों या एथलीट प्रतियोगिता के बीच की रिकवरी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब कि हम लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे कि एक ही दिन में बिना उचित रिकवरी के समय के किया जाता है, तो व्यक्ति अगले प्रशिक्षण सत्र के लिए ठीक से तैयार नहीं हो पाता है, ठीक है? मतलब कि प्रशिक्षण पुनर्प्राप्ति में क्या करोगे, आपने किया, एक एक्सरसाइज़ किया और एक्सरसाइज़ करने के बाद आपने रिकवरी का जो पार्ट है उसको नहीं किया, ठीक है? और जब आप दोबा स्पोर्ट्स खेलने वाले हो तो वहाँ पे थोड़ी-सी आपको दिक्कत कठिनाई होने वाली है, तो मेरा प्रशिक्षण पुनर्प्राप्ति में आप ये सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं डोपिंग की अवधारणा और इसके नुकसान, ठीक है? तो डोपिंग से जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं, आप इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट में हाइलाइट कर सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, आप इस टॉपिक को हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, 2 या 3 मार्क्स में भी आते हैं, 5 या 6 नंबर में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला रिपीट होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं डोपिंग का अर्थ क्या होता है। देखो, जब कोई खिलाड़ी खेल में प्रदर्शन को सुधारने के लिए या प्रतिबंधित पदार्थों या तरीकों का उपयोग करता है, तो उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? डोपिंग कहते हैं। एक खिलाड़ी है, वो चाहता है कि मैं इस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, ठीक है? तो उसके लिए उसने क्या करा, किसी तरल पदार्थ का सेवन कर लिया, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं डोपिंग, ठीक है? जिसको हम लोग डोपिंग कहते हैं और आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आर्मी में दौड़ होती है, तो दौड़ होने से पहले क्या करते हैं जो कैंडिडेट होते हैं, वो एक दवाई खा लेते हैं जिससे जो उनका जो रनिंग है ना वो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ठीक है? तो उसको भी वो भी डोपिंग का ही एक प्रकार हुआ, ठीक है? अब डोपिंग की अवधारणा से डेफिनिशन सबको क्लियर हो गई होगी कि डेफिनिशन क्या होती है, कि जब कोई खिलाड़ी किसी अपने खेल में अपने खेल के प्रदर्शन को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए किसी तरल पदार्थ का सेवन करता है या प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करता है, ठीक है? प्रतिबंधित पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जो बैन किए गए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, उसका उपयोग करना वर्जित है और उनका उपयोग करके वो उस पार्टिसिपेट करता है, तो उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं, ठीक है? इसकी अवधारणा क्या होती है, तो डोपिंग वह शब्द है जिसका प्रयोग खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तब किया जाता है जब खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन को अनुचित तरीके से सुधारने के लिए प्रतिबंधित पदार्थों का प्रयोग करता है। ये लाइन भी आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो, ठीक है? 2 डेफिनेशन है, आप कोई सी भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो डोपिंग एक ऐसा शब्द है जो जिसका अब हम यूज़ करते हैं सिर्फ खेल के क्षेत्रों में, और खेल के क्षेत्र में कब? जब जो खिलाड़ी होता है अपने खेल के प्रदर्शन को और बेहतर और अच्छा करने के लिए, ठीक है, एक गलत तरीके से, एक अनुचित तरीके से प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग करता है, तो उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं, ठीक है? इसका यूज़, हाँ, इसका जो यूज़ होता है वो खिलाड़ी तब करते हैं जब उसके प्रतिद्वंदियों पर बढ़त हासिल उसको करनी होती है। सपोज़ एक खिलाड़ी है, वो चाहता है कि मैं इसके ऊपर विजय प्राप्त करूँ, मैं मैच जीतूँ किसी भी कीमत पर, तब वो डोपिंग का यूज़ कर लेता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देखो,
इसमें एक लाइन नोट में भी आप लिख सकते हो कि अधिकांश अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन द्वारा दबाव के उपयोग को अनैतिक माना जाता है और एंटी डोपिंग अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग खेल की भावनाओं के खिलाफ है, ठीक है, स्पोर्ट्स भावना के खिलाफ है ये, ठीक है। देखो, यहाँ पे प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ कौन-कौन से हैं? तो बीटा 2 एगोनिस्ट है, ठीक है? उसके बाद कैनाबिनॉइड है, उत्तेजक है, नशीले पदार्थ ले सकते हैं, ठीक है? ग्लूकोकार्टियोस्टेरॉइड हो गया, पेप्टाइड हार्मोन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ठीक है? हार्मोन और मेटाबॉलिक मॉड्यूलर, ठीक है? बीटा ब्लॉक्स, ठीक है? तो ये सारे जो है ऐसे डोपिंग के कुछ प्रतिबंधित पदार्थ हैं जो कि खिलाड़ी यूज़ करते हैं अपने कौशल को बढ़ाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं डोपिंग में रक्त डोपिंग के बारे में कि रक्त डोपिंग क्या होता है, ठीक है? देखो, यह किसी प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों के शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाकर उसके खेल प्रदर्शन को बढ़ाने का एक प्रयास है, ठीक है? मतलब कि रक्त डोपिंग में ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन के साथ ब्लड के साथ मिलकर उसके प्रदर्शन को बढ़ाने का एक तरीका है। इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है? जिससे ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ती है और इस प्रकार सहन शक्ति में सुधार हो जाता है। तो रक्त डोपिंग में आप ये सारी चीजें मेंशन करोगे। बात करते हैं जीन डोपिंग की, तो यह खेल प्रदर्शन को बढ़ाने का एक संभावित विधि के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं। किसी खिलाड़ी में जीन या अनुवांशिक रूप से परिवर्तित कोशिकाओं को स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है? हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी जो खिलाड़ी है उसके जो कोशिकाएं हैं उसको हम लोग स्थानांतरित करने की कोशिश जीन डोपिंग में की जाती है। देखो, यह मांसपेशीय कंकालीय संरचना की वृद्धि और विकास में भी क्या जरूरी होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है? जीन डंपिंग के कुछ दुष्प्रभाव भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, मतलब कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है जिसको हम बोल सकते हैं दिल की धड़कन का रुकना, हमारी हार्ट बीट रुक जाती है अगर हम इसका यूज करके किसी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? हमें कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? साथ ही लैक्टीमिया भी एक बीमारी है, एक प्रकार की बीमारी है जो हमें जीन डंपिंग का यूज करने से हो सकती है। प्रतिरक्षा शिथिलता, ठीक है, हमारी जो प्रतिरक्षा है वो स्थिर तो हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप इसमें प्रभाव में दुष्प्रभाव में मेंशन कर सकते हो। अब बात करते हैं रासायनिक और भौतिक हेरफेर के बारे में। तो रासायनिक और भौतिक हेरफेर क्या होता है? तो देखो, डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया के दौरान एकल किए गए नमूनों की अखंडता या वैधता से छेड़छाड़ करने का प्रयास इसमें शामिल होता है। जैसे कि 12 घंटे में 100 मिलीलीटर से ज्यादा ज्यादा की मात्राओं में नसों में इंजेक्शन लगाना, ठीक है? ये अब बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है कि आपने क्या करा, 12 घंटे के भीतर में 100 मिलीलीटर से ज्यादा आपने इंजेक्शन लगा लिया, ठीक है? तो ये एक प्रतिबंधित है एक तरीके से, ठीक है? उसके बाद आपको बताना है रासायनिक और भौतिक हेरफेर के दुष्प्रभाव। क्या-क्या दुष्प्रभाव है इसके? तो हमें सबसे पहले हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है, ठीक है? अगर हम डोपिंग का यूज करते हैं तो हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें हो सकता है। साथ ही साथ मूत्र मार्ग, मूत्राशय और गुर्दों में संक्रमण, ठीक है? तो हमारे मूत्र मार्ग या मूत्राशय में क्या हो सकता है, तो संक्रमण जैसी बीमारियां भी हो सकती है अगर आप डोपिंग का यूज करते हो तो, ठीक है? अब हम बात करते हैं डोपिंग नियंत्रण एजेंसीज के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी एजेंसीज है डोपिंग नियंत्रण मतलब डोपिंग को नियंत्रित करने वाली। तो सबसे पहले आप बताओगे, ठीक है, वाडा के बारे में, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है? वाडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको ध्यान देना है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसीज, ठीक है? नाडा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। डब्ल्यू से वर्ल्ड हो जाएगा और नाडा का हो जाएगा नेशनल, ठीक है? ये नेशनल हो जाएगा और ये वाला वाडा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब बात करते हैं डोपिंग के नुकसान और डोपिंग के शारीरिक प्रभाव। मतलब कि अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग का यूज करता है, ठीक है, प्रतिबंधित दवाओं का यूज करता है किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के दौरान, तो उसको कौन कौन से नुकसान उसको हो सकते हैं? तो सबसे पहला मुहासा, ठीक है, पहला पॉइंट आप मुहासा मेंशन करना। दूसरा दरिद्रता, तीसरा जिगर की क्षति, ठीक है, जिगर की क्षति। चौथा लंबी हड्डियों के विकास केंद्रों के समय से पहले बंद हो जाना, मतलब किशोरों में जिसका परिणाम स्वरूप विकास अवरुद्ध हो सकता है। कोई एक ऐसा स्पोर्ट्समैन जो कि अभी अंडर एज है और उसने डोपिंग का यूज कर लिया है, तो उसका जो विकास है, जो हड्डियों का विकास है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखना। आक्रामकता और यौन इच्छा में वृद्धि,
जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी असामान्य यौन और आपराधिक व्यवहार होता है। अगर आपने सपोज़ नशीला पदार्थ कोई ले लिया है, ठीक है? तो आप जो नशीले पदार्थ के बाद आपकी जो यौन इच्छा है उसमें वृद्धि भी हो सकती है और आप कोई अपराध भी कर सकते हो, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? और कुछ मामलों में आत्महत्या भी इसमें शामिल हो जाती है। सपोज़ आपको अगर लत लग गई, ठीक है, किसी भी नशीले पदार्थ की, तो अगर आपको वो चीज़ टाइम पे नहीं मिलेगी तो आप खुद को सुसाइड करने की उसमें भी मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि लिंग विशेष प्रभाव पुरुषों पर क्या पड़ेगा, तो स्थानियतुक विकास, ठीक है, अंडकोश का सिकुड़ना, उसके बाद नपुंसकता, ठीक है, शुक्राणु उत्पादन में कमी, तो यह पुरुषों के लिए हो गया। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में क्या हो जाएगा, आवाज का गहरा होना। अगर कोई फीमेल एथलीट है और वो डोपिंग का यूज कर रही है, तो उसके अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवाज का गहरा होना, स्तन विकास का रुक जाना, ठीक है, और चेहरे, पेट और ऊपरी पीठ पर बालों का बढ़ना, साथ ही साथ असामान्य मासिक धर्म का, ठीक है? तो ये सारे प्रॉब्लम जो है महिलाओं में आएगा और ऊपर वाले प्रॉब्लम आपके जो मेल स्पोर्ट्समैन है उनके अंदर देखने को मिलने वाला है। तो ये सारे टॉपिक्स जो थे हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 से था, ठीक है? जो कि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे लास्ट का टॉपिक डंपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे जो क्वेश्चन्स है ना बहुत बार पूछे गए हैं और उम्मीद है वो आगे भी पूछे जाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।